हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से अभी से पहले हम लोग हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास देख रहे थे, जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी का पुस्तक था। उसमें धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए 16 वीडियो तक पहुंच चुके हैं। अगर वे वीडियो आप लोग नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उसको देखें। और यहाँ से आपको आज से एक नई सीरीज स्टार्ट मिल रही है, एक नई सीरीज स्टार्ट की जा रही है जो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है, जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें आज हम लोग इस पुस्तक के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इस पुस्तक में किस तरह से हमको पढ़ने हैं, क्या नोट्स करने हैं, क्या हमको कौन से पॉइंट को ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको इसकी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह के वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी का जो पुस्तक है, जैसा कि यहाँ आप स्लाइड्स में देख रहे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी को। तो यहाँ से आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से अगर विषय क्रम की बात करें तो विषय क्रम में हम लोग इसमें आदि काल पढ़ेंगे, भक्ति काल पढ़ेंगे, रीति काल पढ़ेंगे, आधुनिक काल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। इन सभी का जो पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स है, उसको हम लोग डिटेल से देखते हुए चलेंगे, वीडियोज बाय वीडियोज। तो इसी तरह के अपडेट आपको मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप इसका बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पे, जो आपके लिए मुफ्त है। तो चलिए हम लोग देखेंगे। तो विषय में प्रवेश, सबसे पहले हम थोड़ा इसके बारे में इंट्रोड्यूस करा देते हैं आपको, किस तरह से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ से कुछ पॉइंट्स आपको कहा है कि हिंदी शब्द का प्रयोग हम विविध अर्थों में करते हैं। सुविदित है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। जैसा कि आपको पता होगा आप लोगों को कि हिंदी जो है वह भारत की कौन सी भाषा है, तो राजभाषा है। और राज शब्द का प्रयोग के लिए बहुत अच्छा, राज शब्द का प्रयोग भाषा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत की कोई भाषा प्रजा भाषा नहीं है। ध्यान रखेंगे, कोई भाषा प्रजा भाषा नहीं है। राजभाषा का अर्थ केवल केंद्र की सरकारी भाषा है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच संपर्क की भाषा है। हिंदी मूलतः हिंदी भाषी क्षेत्र अर्थात हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजभाषा है। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। ये सभी जो राज्य हैं वहाँ की जो राज्य भाषा है वह कौन सी है, वह है कौन सी, तो हिंदी। ध्यान रखेंगे। इन क्षेत्रों की अपनी अपनी बोलियां हैं। आदिवासियों की बोलियां तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं कुमायूनी। देखिए यहाँ से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट भी पॉइंट्स होगा जो नोट कर लेंगे आप लोग। कुमायूनी, गढ़वाली, हिमाचली, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजी, अवधी, बघेली, बुंदेलखंडी और भोजपुरी। इन बोलियों की अनेक उपबोलियां हैं। कहा जाता है कि 10 कोस पर भाषा बदल जाती है। प्रश्न है कि इस बहुबोली समूह को हम हिंदी क्यों कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इस बहुबोली को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी क्यों कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम इसे हिंदी के अंतर्गत क्यों मानते हैं। तो ऐसा इसलिए कि इनका व्याकरणिक रूप थोड़ी बहुत भिन्नता के बावजूद समान है। इनकी शब्दावली भी अधिकांशतः समान है। इन बोलियों और उपबोलियों का व्यवहार करने वाले एक दूसरे की बोली समझ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें परंपरा से केंद्रोन्मुख भाषा में साहित्य रचा जा रहा है। इस क्षेत्र में ब्रजी और अवधी 2 प्रमुख विख्यात साहित्यिक भाषाएं रही है, जिनमें विश्व स्तरीय समृद्ध साहित्य रचा गया है। इस विशाल भाषा प्रदेश के समाचार पत्र, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी केंद्र, विद्यालयों आदि में नागरिक हिंदी का व्यवहार करते हैं, साहित्य रचते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं तथा राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। परंपरा से आज तक इस प्रदेश की मानक भाषा हिंदी ही रही है। मानक हिंदी का क्षेत्रीय बोलियों से कोई विरोध नहीं है, उल्टे ये बोलियां हिंदी के क्रमिक विकास में सहयोग करती आई हैं। इतने बड़े क्षेत्र में कभी कभी विवाद उठना स्वाभाविक भी है। आज भी मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है, जो पश्चिमी क्षेत्र की है। इस खड़ी बोली में हिंदी की अन्य बोलियों ने अपने योगदान
अपना योगदान करके उसके मानक रूप का निर्माण किया है। साहित्य शब्दों के माध्यम से परिस्थिति विशेष के ऐसे चित्र खींचता है या ऐसे विचार प्रस्तुत करता है कि हृदय उल्लेखित हो उठता है, मार्मिकता पैदा होती है। इस मार्मिकता के आधार और कारण बदलते रहते हैं। इस परिवर्तन का आधार हमारा इतिहास बोध है, जो परोक्ष तौर पर हमें मूल्य और नैतिक मानदंड भी बदलता रहता है। कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशीलता का प्रभाव हमारे भाव जगत पर भी पड़ता है। संसार की परिवर्तनशीलता के संदर्भ में साहित्य में परिवर्तन की खोज करना और उसकी व्याख्या करना साहित्य के इतिहास का कार्य क्षेत्र है। तो यहाँ से जो हम लोग पॉइंट्स देख रहे हैं, यहाँ से आपको बोरिंग थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से हम लोग ये समझ रहे हैं कि हिंदी किस तरह से है, यह हिंदी साहित्य में किस तरह से काम करता है, यह हिंदी साहित्य में कैसे रचा गया, यह हिंदी किस तरह से भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरीकों से बोली जाती है, क्या यह जो हिंदी है क्या सभी जगह एक जैसी बोली जाती है या कहीं पे इसका क्या किस तरह से इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ से कुल टोटल हम लोग यही पॉइंट्स को यहाँ से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आगे की बात करें। तो हिंदी साहित्य, अब हिंदी साहित्य का जो इतिहास रहा उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कहता है इतिहास क्या है? हमारा वर्तमान निरंतर अतीत में समाता जा रहा है। हम वर्तमान को देखते हैं, अतीत को हम नहीं देख पाते, लेकिन मनुष्य संभवतः इतिहास में भी झांकने का निरंतर प्रयास करता रहा है। अतीत में जाते रहने की प्रक्रिया में वर्तमान अपने कुछ चिन्ह छोड़ जाते हैं। पुराने भवन, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, भाषा, साहित्य, मिथक, किंवदंतियां आदि ऐसी ही चीजें हैं। इन्हें इतिहास का अवशेष समझना चाहिए। इन्हीं अवशेषों के आधार पर इतिहासकार इतिहास का पूर्ण निर्माण करते हैं। आज अशोक नहीं है किंतु उनके शिलालेख हैं, अकबर नहीं है किंतु उनके आईने अकबरी है। इनसे जो जानकारियां मिलती है उन्हीं के आधार पर इतिहास की रचना होती है। ये अवशेष भी इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्रियां। तो यहाँ से आपको इतिहास समझाने की कोशिश किया गया है। चलिए आगे बढ़िए। तो कहा गया कि साहित्य का इतिहास भी ऐसे ही पूर्ण निर्मित किया जाता है। समस्त प्राचीन साहित्य जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि की रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री है। तो इन सबों के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। जो जायसी है, मीरा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, तो इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। आप लोग धैर्य बना के रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसका अपडेट आपको मिल जाए। हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास की कुछ जानकारियों के बाद अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय प्राप्त करेंगे। सामान्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 के आसपास माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन सरहप्पा को पुराने हिंदी का कवि मानते हैं। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट्स को। जो राहुल सांकृत्यायन जी है वह सरहप्पा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। इसी दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 2 शताब्दी पूर्व 9वीं शताब्दी से शुरू हो जाती है। सरहप्पा की पुरानी हिंदी रचनाएं परिमाण में बहुत कम उपलब्ध है, इसलिए हम 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य का उद्भव मानना उचित समझते हैं। ध्यान रखेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी साहित्य का उद्भव कब से माना जाता है। तो ये 1000 ईस्वी से माना जाता है, उचित समझते हैं इसको मानने में। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ हिंदी भाषा में साहित्य रचना से शुरू होगा। इसलिए इतिहासकारों के सामने समस्या यह है कि वे हिंदी की अपभ्रंश पूर्व भाषा से किन विशेषताओं के आधार पर अलग पहचान स्थापित करें। भाषा प्रवाह नदी जल के समान होता है, उसे हम किसी एक बिंदु से सर्वथा भिन्न या नवीन नहीं घोषित कर सकते। हमें देखना होगा कि अपभ्रंश किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ हिंदी भाषा में साहित्य रचना से शुरू होगा। इसलिए इतिहासकारों के सामने समस्या यह है कि वे हिंदी की अपभ्रंश पूर्व भाषा से किन विशेषताओं के आधार पर अलग पहचान स्थापित करें। भाषा प्रवाही नदी जल के समान होता है, उसे हम किसी एक बिंदु से सर्वथा भिन्न या नवीन घोषित नहीं कर सकते। हमें देखना होगा कि अपभ्रंश किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ। तो हम यहाँ से देखेंगे कि जो
अपभ्रंश है, किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण यह हिंदी में रूपांतरण हुआ, यानी अपभ्रंश से हिंदी में रूपांतरण कैसे हुआ, तो आइए देखते हैं। विद्वानों के अनुसार ये प्रवृत्तियां तीन है। एक है जो क्षतिपूर्वक दीर्घाकरण है, नंबर 2 में है यह परसर्गों के प्रयोग की अधिकता है, नंबर 3 में तत्समीकरण है। अपभ्रंश में हाथ के लिए हथ शब्द चलता था, हिंदी में वह हाथ हो गया, त हट गया और ह में आकार जुड़कर हाथ बन गया, यानी ध्वनियों में आधे त की क्षति और अ को आ बनाकर उसकी क्षति पूर्ति की गई। काच, काम, 7, 8 जैसे शब्द इसी प्रवृत्ति से बने हैं। ध्यान रखेंगे किस तरह से हिंदी अपभ्रंश में हिंदी अपभ्रंश जो है वह हिंदी में बदलता गया, रूपांतरित होते गया। तो यहाँ से आप लोग अच्छे से डिटेल से देखोगे कि किस तरह से जो हमारा हिंदी था आगे अपभ्रंश से हिंदी में कन्वर्ट हुआ। तो आगे की ओर बढ़िए तो कहता है कि संस्कृत प्राकृत में परसर्ग नहीं होते भी होंगे तो वे नगण्य है। वहां परसर्गों का काम विभक्तियों से चलाया जाता था। अपभ्रंश में कहीं कहीं परसर्ग मिलते हैं, लेकिन हिंदी में परसर्गों का प्रयोग अधिक होने लगा। यही दूसरी प्रवृत्ति है जिनके कारण हिंदी अपभ्रंश से क्या हो गई, अलग हो गई। ऐसों में शशि के मुख से अहि से निक्षय, चंद्रमा के मुख से मानो सर्प निकल रहे हो जैसी पंक्ति आती है। पाली देखिए यहाँ से पाली प्राकृत तथा अपभ्रंश में तत्सम शब्द ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलते हैं। पाली में तो राजा भी लाजा होता है। पुरानी हिंदी में तत्सम शब्दों का पूर्ण प्रचलन होता था। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अनुमान है कि ऐसा अर्थ बोध को स्पष्ट करने के लिए हुआ होगा। अपभ्रंश में एक ही शब्द कभी कभी अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे गज, देखिए यहाँ से, जैसे गज गत दोनों के लिए गए। इससे अर्थ बोध में गड़बड़ी होती थी। कुछ लोगों का विचार है कि तत्सम शब्दों का पूर्ण प्रचलन वैष्णव धर्म के प्रचार के कारण हुआ। पृथ्वीराज रासो में बर प्रमुद्य प्रतिधिपति जैसे पंक्ति हैं। सारांश यह कि देखिए यहाँ से, सारांश यह है कि अपभ्रंश में क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण, प्रसर्गों के प्रयोग की अधिकता और तत्सम शब्दों के पूर्ण चलन की प्रवृत्तियां आ जाने पर उनका विकास पुरानी हिंदी में हुआ। देखिए यहाँ से कहता है जो प्रवृत्तियां साहित्य में 10वीं शताब्दी के आसपास मिलने लगती है, अतः हम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी से मानते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान साहित्य प्रवृत्तियों को विभिन्न कालखंडों के नामकरण का आधार माना था। इसी पद्धति पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। आप ध्यान रखेंगे यहाँ से यह जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कई बार नहीं बहुतों बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखेंगे ये बहुतों बार पूछा जा चुका है। वीरगाथा और भक्ति को प्रधान प्रवृत्ति मानते समय उनके ध्यान में साहित्य का भाव पक्ष रहा होगा, जबकि रीति और गद्य रूपगत प्रवृत्तियां हैं। जहां तक आदिकाल का प्रश्न है, गिरियर्सन ने इसे चारण काल, ध्यान रखेंगे यह पॉइंट्स, गिरियर्सन ने इन्हें चारण काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, राहुल संकृतायन ने सिद्ध सामंत काल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। आप इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की ओर बढ़िए तो कहता है कि इसी प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण और विभिन्न कालखंडों की कला अवधियां इस प्रकार आप देख सकते हैं। यहाँ से आदिकाल जिसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है और इसका जो संवत रहा वह संवत 1050 से संवत 1375 रहा। पूर्व मध्यकाल यानी जिसको भक्ति काल कहा गया वह 1375 से 1700 रहा। उत्तर मध्यकाल जिसे रीति काल कहा गया यह 1700 से 1900 रहा और आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहा गया यह 1900 से अब तक, यानी जो अब तक का जो समय चल रहा है वह आधुनिक काल के अंतर्गत इसे रखा गया। शुक्ल जी का काल विभाजन और
और ये जो विभाजन किए वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ऐसा किया गया। ध्यान रखेंगे, शुक्ल जी का जो काल विभाजन प्राय सर्वमान्य है, किंतु परवर्ती इतिहासकारों ने आदि काल और रीति काल के नामकरण और प्रधान प्रवृत्ति के विषय में शुक्ल जी से गंभीर मतभेद प्रकट किया है, जिसकी चर्चा हम यथा अवसर करेंगे, यानी आगे के वीडियो में हम लोग करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे बने रहते हो तो उससे आपको रूबरू हम अवश्य कराएंगे। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास से माना जाता है, किंतु हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ पहले की साहित्यिक गतिविधियों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। पहले कहा जा चुका है कि इस काल में रचित अनेक अपभ्रंश रचनाओं और नाथ सिद्धों की भाषा को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। ध्यान रखेंगे, पुरानी हिंदी कहा है। वस्तुतः पुरानी हिंदी से उनका तात्पर्य परिनिष्ठित अपभ्रंश से विकसित या अपभ्रंशोत्तर भाषा से है। सिद्धनाथों जैन मुनियों के दोहों, पद, संदेश राशक, उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण, राउरवेल, प्राकृत पेंगलम के अनेक छंद, हेमचंद्र के छंद, हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में संकलित अनेक दोहों पुरानी हिंदी के अंतर्गत हैं। आप ध्यान रखेंगे, ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदि काल को अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में विभाजित किया। ध्यान रखेंगे, और देश भाषा काव्य को वीरगाथा काव्य कहा जाता है या कहा गया। इस वीरगाथा काव्य को पुरानी हिंदी के अंतर्गत मानना चाहिए। पुरानी हिंदी में अपभ्रंश और साहित्य की भाषाएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां घुली मिली है, इसलिए आदिकाल को अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, आदिकाल को अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल भी कहा जाता है। किसको? तो यह कहा जाता है आदिकाल को। ध्यान रखेंगे, और हिंदी भाषा और साहित्य का स्वरूप वस्तुतः यह भक्ति काल में सामने आता है। अब हम आदि काल तथा उत्तरवर्ती काल खंडों के इतिहास का क्रमवार परिचय प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगले दिन चलेंगे, अगले वीडियो में, जो आदि काल से है, जिसकी समय अवधि 1000 से 1400। इसमें हम लोग सबसे पहले सामाजिक स्थिति देखेंगे, तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इस चैनल पर बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कल जब वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।